Welcome to Immunology. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to Immunology session. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑटो इम्यूनिटी की डेफिनेशन कराई है, उसके जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में. अच्छा, अब ये टॉपिक हमारा रहता है यूएचएस के पास पेपर में ये भी आया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. ये मैं आपको ना एंड में कराऊंगी, थोड़ा सा ना ट्रिकी लगेगा, मुझे भी बड़ा ट्रिकी लगा था समझने में. लेकिन उससे पहले ना हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कर लेते हैं. इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ. यूएचएस ने पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, इन्यूमरेट 6 इड. इड का मतलब क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीजेस. ठीक है, यहाँ पर भी है ना, तो आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ के नेम लिखने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना यूएचएस की फेवरेट, वो एसएलई रोमेटाइड आर्थराइटिस और रोमेटाइड फीवर. अच्छा, एक और यूएचएस में पास पेपर आया था, गिव ब्रीफ अकाउंट फॉर एसएलई एंड रोमेटिक फीवर. इन दोनों का मतलब पूरा 5 नंबर का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो मतलब आप स्किप नहीं कर सकते इनको. उसके अलावा बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, तो हम स्किप कोई भी नहीं कर सकते. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है इसको याद करने के लिए? पहले तो नामों को रट्टा नहीं लगाना. तुम लोगों को वैसे तकरीबन ऐसी डिजीज़ हैं जो हम लोग ना पहले पढ़ के आ चुके हैं, मतलब सबको ही पता होगा, कॉमन डिजीज़ हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एमएस. एमएस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गॉलियन बायर्स सिंड्रोम, ये और माइस्थीनिया ग्रेविस. इन तीनों को इकट्ठे पढ़ना, मतलब यूँ नहीं करना हमने कि पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ें फिर क्रॉनिक थायराइडाइटिस, मतलब यूँ तरतीब फॉलो नहीं करना. जो तरतीब मैं फॉलो करा रही हूँ वही. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, वो कौन सी डिज़ीज़ है. अच्छा, इसमें याद क्या करने वाली चीज़ है? याद ये है कि ये डिज़ीज़ है, इसमें ना किस चीज़ के ख़िलाफ़ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं. मतलब ये जो डिज़ीज़ है इसमें क्या हो रहा है, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, और कौन सा अलील है. ये मैंने आपको जेनेटिक फैक्टर याद कराया था ना, और मैंने आपको ये कहा था कि जेनेटिक फैक्टर बताते हैं कि अगर किसी इंसान में HLA-DR2 और DR3 होगा तो उसमें मोस्टली क्या होगा? SLE की चांसेस ज़्यादा हैं. HLA-DR4 होगा तो उसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं. तो मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी डिपेंड कर रहे होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ पे. ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि हमने ये चीज़ भी इसका देखना है कि इसमें कौन सा अलील है, ये एज एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, और कौन से फैक्टर हैं. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये शीट्स क्या, मेरे पास रजिस्टर ही ख़त्म हो चुका था और मैंने अपनी बहन की शीट्स ले आई हूँ. और मज़े की एक और चीज़ भी बतानी थी, वो मैडम एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताऊँगी. ओके, सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्टार्ट कर रहे हैं हम. अच्छा, अब आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, या तो स्टिकी नोट्स में भी इनफ है. वैसे बुक में सारा लिखा हुआ है, लेकिन आसानी के लिए, पेपर में आसानी के लिए. अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ना नाम से जाहिर है कि ना ये ब्रेन की डिजीज़ हो रही है, कोई ब्रेन की. एमएस से नाम याद रखना है इसका. नंबर 1 पे इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा जो ब्रेन है ना, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें हमें पता है एक्सॉन्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एफएससी में याद है हम लोग साइनैप्स वाला टॉपिक पढ़ते थे, तो वही वाला हमारे पास क्या होते थे? एक्सॉन्स होते थे. ठीक है, न्यूरॉन्स होते थे. न्यूरॉन्स में इसके एक्सॉन्स, फिर यहाँ पर हमारे पास इसके इस टाइप का स्ट्रक्चर हम पढ़ते थे. ठीक है, डेंड्राइट होते थे, यहाँ डेंड्राइट, और ये एक्सॉन होता था इसका हमारे. ठीक है, और इधर माइलिन शीट लगी हुई होती थी. ये शिवान सेल्स होते थे, शिवान सेल्स के ऊपर माइलिन शीट लगी हुई होती थी. ठीक है, माइलिन शीट क्या करती थी? इसकी प्रोटेक्शन करती थी. और अगर तुम लोगों को एफएससी में एक ना शॉर्ट क्वेश्चन याद था जंपिंग का, कि भाई हमारे पास ना जब जो न्यूरॉन्स जब मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं ब्रेन से लेकर हमारी बॉडी में या कहीं भी मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो न्यूरॉन्स के थ्रू करते हैं. और हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है वो यूँ, माइलिन शीट अगर हो ना तो वो जल्दी जल्दी जा रही होती है, यूँ क्रॉस कर रही होती है. तो अब हो क्या रहा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे जो टी सेल्स हैं ऑटो रिएक्टिव हो जाते हैं. वो ऐसी एंटीबॉडीज़, वो पागल हो जाते हैं, उनमें बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है. वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनवाते हैं बी सेल से, ऑटो एंटीबॉडीज़, जो हमारी माइलिन शीट के ख़िलाफ़ आके उसको ख़त्म, उसको ऐसे लगता है ये बाहर किया, ये हमारी ना
मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवाते हैं और माइलिन शेड को ख़त्म कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डीमाइलिनेशन ऑफ वाइट मैटर। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रही है, डीमाइलिनेशन हो रही है ऑफ वाइट मैटर। इतनी सी बात है, कोशिश करो कि बुक में ना जो लिखा हुआ है ना उसको ही कलरफुल बना दो। मैं भी आप लोगों के साथ साथ कलर्स करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाए, हाईलाइट कर लो उस चीज़ को। तो जब बुक से पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन हो रही है ऑफ वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो रहा है। अच्छा, अब इसका ना और हो क्या रहा है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे इसके खिलाफ और इसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। सिंपल इज़ दैट, यहाँ तक हमें। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है कि टी सेल्स पागल हो गए हैं, तो इसकी एक वजह है जिसका एक फैक्टर है। क्योंकि हम फैक्टर पढ़ते थे ना, एक इन हमने पढ़ा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है किसी चीज़ का, हार्मोनल फैक्टर भी हो सकता है, और हमने तीसरा फैक्टर पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। तो वो कहते हैं, रीज़न ये देते हैं कि हमने ये देखा हुआ है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, वो मोस्टली उन लोगों में होता है जिसमें ना हमने एक वायरस पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, एप्स्टीन बार वायरस, और ये जनरल पैथोलॉजी में भी हमने पढ़ा था, जिससे ये ऐसा वायरस होता था जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता था और बर्किट लिम्फोमा करता था। याद है ये बर्किट लिम्फोमा हमने नाम पढ़ा था। बर्किट लिम्फोमा बी सेल का लिम्फोमा होता था और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करता था, ठीक है। और इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, पॉल बुनल टेस्ट। ये हमारा खैर टॉपिक तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ, पॉल बुनल टेस्ट ये सीरोलॉजी का टॉपिक होता है, ठीक है। हम इसके खिलाफ ही करते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि इसका एक ना फैक्टर है कि अगर ना किसी इंसान को ना ये वायरस हो गया है, ठीक है, और उसमें जीन कौन सा है, DRB1 अलील है, ठीक है, HLA-DRB। हमने पढ़ा था MHC क्लास 2 जो होती है ना हमारे पास, क्लास 2, उसमें HLA जीन होता है HLA-D, और D के तीन पार्ट्स पढ़े थे, DP, DQ और DR। अब हम लोग कौन से पढ़े हैं, DR का अलील पढ़े हैं। DR मतलब डॉक्टर से याद कर लो, डॉक्टर नहीं होता, DRB1 जिसमें होगा ना, और उस बंदे को एप्स्टीन बार वायरस एक बार हो गया तो उसके बाद ना उसके टी सेल और बी सेल अपने पहचान खो देंगे और माइलिन शीट के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बना लेंगे, और क्या होगा, डीमाइलेशन हो जाएगी ऑफ वाइट मैटर। तो मतलब आपने क्या करना है, जब भी कोई डिजीज़ याद करोगे ना, एक तो वो डिज़ीज़ क्या है और दूसरा कि उसमें कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, आपने ये देखना है। और अब अगर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो उस बंदे को हो क्या रहा होगा, मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास माइलिन शीट है वो एक एज अ तार होती है, मतलब बिजली की तार होती है ना, उसके ऊपर हमारे पास कवरिंग लगी हुई होती है, और अगर वो कवरिंग हटा दी जाए उसकी, तो हमारे पास जो करंट है ना वो अच्छे से ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट की अंदर वाली जगह होती है ना वो इतनी सी होती है, लाइक तार अंदर, और जो कवरिंग होती है ना उससे जल्दी करंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर माइलिन शीट नहीं होगी ना, तो मैंने कहा था इतना जल्दी जल्दी माइलिन शीट के होने की वजह से ना शिवान सेल से ऐसे ऐसे जा रहा होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है। और अगर माइलिन शीट नहीं है ना तो हमारे पास जो हमारे न्यूरॉन्स है ना वो स्लो हो जाएंगे, स्लो वर्क करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या वो इंसान स्लो वर्क नहीं करेगा जब उससे दिमाग में, अब मेरे दिमाग की तरफ ना इंफॉर्मेशन जा रही है, बुशरा ने ना ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और जब मेरे न्यूरॉन्स जो हैं मेरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो बड़े अब यहाँ वाले न्यूरॉन्स तो ठीक है हाथ वाले, लेकिन जो अब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं आराम राम 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 से लिखना शुरू करूँगी, तो दैट इज़ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बंदा स्लो हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट MCQs है, वो भी मैं मेंशन कराती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा गॉलियन बारी सिंड्रोम पढ़ाती हूँ, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप जितना कंपेयर करके याद करोगे उतना आपके लिए इजी है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वैक्स एंड वेन वाला MCQs तो मैं आपको कराती हूँ, लेकिन इसके ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जब आप लैब फाइंडिंग्स लिखोगे ना, क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी कि भाई बंदा स्लो हो जाएगा उसका अब लैब फाइंडिंग्स जब आप आओगे ना तो आप उसमें दो चीज़ें बताओगे। आप कहोगे अगर हम MRI कराएं ना ब्रेन का, वैसे बुक में लिखा हुआ है ये बात, अगर ब्रेन का MRI कराएंगे तो हमें प्लैक्स नज़र आएंगे वाइट मैटर में। प्लैक्स क्या होते हैं, नेट पर सर्च कर लेना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है ना, बस एक बार रीड कर लो। स्पाइनल कॉर्ड का अगर मैं कराऊंगी ना, स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड में चेक करूंगी, CSF होता है हमारे पास, इसमें भी तो हम लोगों को क्या नज़र आएंगे, ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आएंगे, ओलिगोक्लोनल बैंड्स ऑफ IgG,
IgG एंटीबॉडीज़ नहीं होती, उसके ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आएंगे। तो UHS MCQs दे सकती है कि कौन सी ऐसी डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आते हैं ऑफ IgG। तो थोड़ा सा ना, इसलिए मैं आपको हर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मैं स्किप करा दूँ जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास हो गया कि MRI कराएंगे ब्रेन का तो हमें प्लैक्स नज़र आएंगे, ओलिगोक्लोनल बैंड्स नज़र आएंगे IgG के। अगर हम स्पाइनल फ्लूइड को चेक करेंगे, दैट इज़ इतना हद तक काफ़ी है इस डिज़ीज़ को। अब हम पढ़ रहे हैं गोलियन बायर्स सिंड्रोम। आई थिंक मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रही हूँ इस डिज़ीज़ को। अच्छा, इसका भी आसान हल ये है कि सबसे पहले गोलियन बायर्स सिंड्रोम आपने याद करने से पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इसमें क्या हो रहा है। इसको हम लिखते हैं GBS भी लिख सकते हैं, GBS गोलियन बायर्स सिंड्रोम, ठीक है। गोलियन बायर्स सिंड्रोम, इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स थे ना, उनकी माइलिन शीट के ख़िलाफ़ ना एंटीबॉडीज़ बन रही थी, मतलब उसकी डीमाइलिनेशन हो रही होती थी, ठीक है, और वाइट मैटर। लेकिन जो गोलियन बायर्स सिंड्रोम है ना, हमारे पास आपको पता है जो ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के हम लोगों ने पढ़ते थे, या हमारे हाथ पाँव इधर जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं ना, उनको पेरिफेरल न्यूरॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स की माइलिन शीट के खिलाफ है। इस बात का मतलब आप लोग देसी ज़बान में से ये समझोगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स डैमेज हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर पेरिफेरल नर्व्स के ख़िलाफ़ ना डीमाइलिनेशन हो रही है, ऐसी एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब ना यहाँ पर एक और भी उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं अगेंस्ट मेम्ब्रेन गैंग्लियोसाइड्स। अब ये मेम्ब्रेन गैंग्लियोसाइड्स क्या है, इस बात का भी मतलब ये है, गैंग्लियोसाइड्स क्या है, बेसिकली लिपोप्रोटीन है। तो गैंग्लियोसाइड्स के ख़िलाफ़ वो कहते हैं हमारे पास ना वो बन रही हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो जो गैंग्लियोसाइड्स है ना, वो लिपोप्रोटीन है, बेसिकली वो है एक्सॉन की मेम्ब्रेन, मतलब वो है हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मतलब माइलिन शीट की ही बात हो रही है एक लिहाज से, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। आप इसकी डेफिनेशन में लिखो, यहाँ पर लिख लो डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। वहाँ हमने लिखा था डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, ये लिख लो, पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। तो इतनी सी बात है, या गैंग्लियोसाइड्स भी लिख सकते हो, दूसरा नाम लिख लो गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, अब हमने वहाँ पढ़े थे फैक्टर्स, हमने वहाँ फैक्टर्स पढ़े थे, जेनेटिक फैक्टर पढ़ा था और इन्वायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, गोलियन बायर्स सिंड्रोम बुक में लिखा हुआ है। अगर लिख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अपने नोट्स में हिस्ट्री के नोट्स बना लो, वरना बुक में भी लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में वो कहते हैं कौन से हमारे पास ना वायरल डिजीज़ होगी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था या एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो रहा था मोस्टली, या फिर उसके पास HLA-DRB1 था, डॉक्टर से मैंने याद कराया था DRB1। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कौन से इनको HIV हो जाए या एप्स्टीन बार वायरस हो जाए, या एक और बैक्टीरिया होता है कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई। अब ये जो कंपाइलो एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस HIV एड्स कॉज करता है, और कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई क्या होता था, बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जब पढ़े थे ना, उसमें हमने E. coli पढ़ा था, साल्मोनेला पढ़ा था, शिगेला पढ़ा था, फिर विब्रियो कॉलरा पढ़ा था, फिर हमने कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई पढ़ा था, फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पढ़ा था, फिर हमने उसके बाद क्लेप्सेला पढ़ा था, प्रोटियस पढ़ा था, पिजोडोमोनाज एरोजिनोजा पढ़ा था, और लास्ट में हमने पढ़ा था बैक्टीरियोड्स, ठीक है। तो उनमें हमारे पास कैम्पाइलोबैक्टर जेजिनाई था, वो बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। और ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता था, डायरिया कॉज करता था, या एंटेराइटिस क्या होता है, वो भी GIT की इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल जिस इंसान को वो कहते हैं गोलियन बायर्स सिंड्रोम में कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक तो उन लोगों में जिनको HIV हुआ हो, ठीक है, और एप्स्टीन बार वायरस का अटैक हो, उसके बाद भी उनके T सेल्स जो है ना ऐसे हो जाते हैं कि वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं कि वो पेरिफेरल नर्व्स के डीमाइलिनेशन कर लेते हैं। और तीसरा वो कहते हैं कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई, अगर बैक्टीरिया आ जाता है ना, तो उसके बाद भी आपके T सेल्स पागल होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनमें। इतनी सी बात है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
इसमें भी क्या होगा, क्लिनिकल फाइंडिंग में आप लिखोगे कि वो बंदा स्लो काम करेगा। पहले आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स डैमेज हो रही थी एमएस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। गॉलियन बैरी सिंड्रोम में आपकी पेरिफेरल नर्व्स जो कि यहाँ पर वर्क कर रही होती है, उधर जो है ना स्लो काम होना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है, सिंपल इज़ दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इस डिज़ीज़ के बारे में। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें डिफ्रेंशिएट करता है एमएस में और गॉलियन बायर सिंड्रोम में, जो गॉलियन बायर सिंड्रोम होता है, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं ना, तो ये इंसान है, ये बंदा है। बंदे में क्या होता है, जो पाँव होते हैं ना, यहाँ से बंदा पहले पैरालाइज होना शुरू होता है, मतलब असेंडिंग वे में, नीचे से ऊपर तक वो पैरालाइज होना शुरू हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारे पास गॉलियन बेरी सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होती है, पैरालिसिस होती है, पाँव से स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं अपनी असेंडिंग पैरालिसिस। यहाँ एक वर्ड लिखा भी हुआ होगा, एक्यूट पैरालिसिस स्टार्ट हो रही होती है, मोस्ट कॉमनली होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है। ठीक है, इसमें ये हाईलाइट कर लो प्लीज़। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, जो हम लोग ये माइलिन शीट के उतरने की बात कर रहे हैं ना, इसका दूसरा नाम होता है डीमाइलिनेटिंग पोलीनेफ्रोपैथी भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, या एंटीबॉडीज अगेंस्ट गैंग्लियोसाइड्स, या तीसरी डेफिनेशन में लिखो डीमाइलिनेटिंग ऑफ पोलीनेफ्रोपैथी। तो आपके पास ना कोई भी आ सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर UHSMCQ कहती है कि डीमाइलिनेटिंग ऑफ पोलीनेफ्रोपैथी कहाँ होती है, तो आपको क्या पता कि वो MS की बात कर रही है या गॉलियन बारी सिंड्रोम। तो 2-3 वर्ड्स हैं। और इसमें क्या हो रही होती है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका हिंट था। अच्छा, अब ये वाली जो गॉलियन बारी सिंड्रोम है ना, ये बंदा ठीक नहीं हो सकता। मतलब एक बार आपका पेरिफेरल नर्व्स न्यूरॉन्स का स्लो होना शुरू हुआ ना, तो बंदा पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास MS होता है ना, MS में वैक्स एंड वेन स्टार्ट होता है। अब मैंने कहा इसको भी हाईलाइट कर लो। वैक्स एंड वेन क्या होता है, वैक्स का मतलब होता है कई बार इंसान पहले पहले ना कुछ अर्सा तक ना वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग सही से इम्पल्सेस नहीं भेज रहा। तो वो ना एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जैसे होता नहीं है, हम टाइफाइड में कहते हैं बुखार बहुत तेज़ हो गया फिर बहुत कम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पहले बंदा बहुत उसकी तबीयत ख़राब होने, फिर सिम्टम्स ख़त्म हो गए, वेन हो गया। वेन का मतलब सिम्टम्स कम हो गए। जब सिम्टम्स कम हो जाएंगे, इसका एक मेन सिम्टम ये भी होता है, वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ, कि आपकी ना आइज़ ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है आपके आइज़ को। तो आपने फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, वो ना डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि ना मैंने ना मेरी आइज़ साइड वीक है, और कुछ दिनों बाद मेरी आइज़ साइड ठीक हो जाती है, मुझे नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, फिर मेरी ख़राब मुझे ब्लर नज़र आता है, फिर मैं नॉर्मल सही देख। तो उस बंदे को MS हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब या वो उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, या वेन उसके कम हो जाएंगे, उसके सिम्टम्स गायब हो जाएंगे, तो वह ठीक हो जाएगा, या तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब ये होता है। लेकिन गॉलियन बारी सिंड्रोम में एक बार पैरालिसिस स्टार्ट हो गई असेंडिंग, तो मतलब हो गई, दैट इज़ इनफ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम पे। अच्छा, मैं जैसे तरतीब फॉलो करा रही हूँ ना, तो ये एक लिहाज से न्यूरॉन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इनको सेम सेम में रख रही हूँ। अब आ जाते हैं MG पे। MG क्या होता है, MS था, ये MG है, मैस्थीनिया ग्रेविस। और दूसरा है इसका नाम है LEMS भी कहते हैं इसको, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ठीक है, अब हम करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, मैं पेज हटा लूँ मैं। अच्छा, अब ना मायस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम कराने से पहले ना थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लो। मैं पता है ये म्यूज़िक क्यों ऐड कर रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना जब आप डिजीज़ कर रहे हो ना, तो आपको ना थोड़ा ड्राई हो जाता है सब्जेक्ट। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लेक्चर से भाग जाए, तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक इन्जॉय करके एंड देन मैं आपको 2 और डिजीज़ कराती हूँ। जब तक मैं उसके स्टिकी नोट्स बना लूँ, आप लोग ज़रा गॉलियन बैरी सिंड्रोम और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना, इन दोनों को थोड़ा सा रिवाइज करो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, जब तक मैंने नोट्स बना लिए हैं आप लोगों के लिए स्टिकी नोट्स। अब जो MG है ना, मैस्थीनिया ग्रेविस, हमने अभी तक जितनी भी डिजीज़ पढ़ी ना, लाइक मैंने आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कराया और गॉलियन बारी सिंड्रोम, इन दोनों में मैंने आपको ये कहा था, जो हमारे पास न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन, हमने ये स्ट्रक्चर FSC में पढ़ा था, शिवान सेल्स होते थे, ऊपर माइलिन शीट होते थे, और यहाँ पर हमारे पास एक्सोन होता था। ठीक है,
ये एक्सॉन होता था। अब हम लोगों ने यहाँ तक हमने पढ़ा था अब जो एमएस था और गॉलियन बेंज सिंड्रोम, उनमें माइलिन शीट में ना डैमेज आ रहा था, डीमाइलिनेशन हो रही थी और नर्व इम्पल्स स्लो जा रही थी क्योंकि माइलिन शीट उतर गई है, ठीक है, करंट स्लो ट्रैवल करेगा। अब हमने पढ़ा था साइनैप्स का एक टॉपिक, हम कहते थे जो हमारा जो वो है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉइड, ठीक है, ये डेंड्रॉइड होता था, दूसरे का डेंड्रॉइड। इनमें जब आप मैसेज ट्रांसफ़र होता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तक, तो यहाँ पर होता था, इस साइनैप्स के थ्रू होता था, याद है, हम यूँ साइनैप्स के थ्रू बनाते थे कि एक का डेंड्रॉइड होगा और दूसरे एक का एक्सॉन होगा तो दूसरे का डेंड्रॉइड होगा, और यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाते थे, याद है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब हम ना दो जो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है और हमारे पास LEMS है, LMS से मैंने याद किया हुआ है इसको, लैम्बर्ट ईयोटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, इन दोनों में ना इसमें मसला आ रहा है साइनैप्स के थ्रू में। अब क्या होता था, हम ये कहते थे यहाँ पर जो हमारा एक्सॉन होता था ना, इसमें जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा था ना, वो इस वेजिकल्स में क्या होते थे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते थे जो कि एसिटाइल कोलिन होता था, मोस्टली हम एसिटाइल कोलिन पढ़ते थे। तो हमारे पास यहाँ एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता था साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और यहाँ इसके रिसेप्टर्स लगे हुए थे, इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता था, और फिर यहाँ से दोबारा से हमारे पास ना करंट जा रहा होता था, मतलब मैसेज जा रहा होता था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये FSC की बातें हैं, कोई न्यू बात नहीं पढ़ी हमने। अच्छा, जो माइस्थीनिया ग्रेविस है ना, अच्छा, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं कि कैल्शियम अंदर आता है, और जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और फिर एसिटाइलकोलिन इन रिसेप्टर्स पे लगता है, और जब रिसेप्टर्स पे लगता है तो अंदर सोडियम जाता है और ये नर्व इम्पल्स जा रही होती है। ये तो खैर हमारा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि जब आप माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आपको यूँ याद होगा कि यहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, किसके खिलाफ, जो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स जो लगे हुए होते हैं इनके खिलाफ, ये किसके लिए होते हैं, एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अगर इनके खिलाफ रिसेप्टर्स को डैमेज कर दिया जाए तो क्या एसिटाइल कोलिन यहाँ आके अटैच होगा, क्या नर्व इम्पल्स आगे जाएगी, नो, नर्व इम्पल्स की ब्लॉकेज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी नर्व इम्पल्स का मसला हो रहा है, जो है ना, हमारी नर्व इम्पल्स स्लो हो जाएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली कौन सी नर्व इम्पल्स में हो रहा है, जो हमारी मसल्स में, अब ये जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में भी तो नर्व्स होती हैं ना, तो इनकी जो नर्व्स होती हैं ना, उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको डैमेज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आपकी मसल वीक हो जाएंगी जब आपकी नर्व इम्पल्स ही नहीं जा रही। ब्रेन बार बार सिग्नल भेज रहा है कि मसल को कंट्रैक्ट करो, बुशरा कह रही है इसको कंट्रैक्ट करो, इसको कंट्रैक्ट करो, लेकिन मैं कंट्रैक्ट नहीं कर पा रही, मैं ऐसे सोच रही हूँ, करने की कोशिश कर, मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे जो रिसेप्टर्स हैं वो डैमेज हो गए, एसिटाइलकोलिन यहाँ के अटैच नहीं हो रहा और नर्व इम्पल्स अंदर नहीं जा रही और कंट्रैक्शन नहीं होगी। सिंपल इज़ दैट इज़ द माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप कहोगे, कॉज्ड हो रही है बाय एंटीबॉडीज़, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो अगेंस्ट हो रही हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ, लीडिंग टू फैटिगेबल मसल वीकनेस, मतलब मसल की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो आपने क्या करना है, माइस्थीनिया ग्रेविस यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, आपने इस डेफिनेशन की जगह ये भी लिख सकते हो, बुक वाली भी लिख सकते हो, एंटीबॉडीज अगेंस्ट बन रही है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और मसल में हो रही है मोस्टली है, ठीक है, यहाँ मसल वीकनेस होगी इसमें, और सिम्टम क्या है, मसल वीकनेस है, ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं कि यहाँ पर ये मैं कहाँ अटैच करूँ, अच्छा मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ इसको, अपने इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं लैम्बर्ट ईयोटन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही चीज़ बन रही है, थायरोट्रोपिन रिसेप्टर के ये बल्कि नहीं, हाँ, यहाँ पर ईयोटिन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स क्या करते हैं, कैल्शियम बाहर से अंदर आता है, जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है तभी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा और यहाँ जाके रिसेप्टर्स। अब जो हमारे पास जिस इंसान को ना ये डिजीज़ होगी, इस डिज़ीज़ को ना मैंने याद किया हुआ है, जब हम ना किप्स में होते थे तो हमारे पास ना हमें LMS दिया जाता था, याद है, LMS एक याद किया था हमने, वो हम ना ऑनलाइन उसमें टेस्टिंग करते थे तो मैंने वहाँ से याद किया, लेकिन इसका पूरा नाम है LEMS। LEMS क्या आता है,
ये है LEMS, लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कैल्शियम चैनल है ना, इसको ब्लॉक कर रहा है। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या कैल्शियम अब बाहर से अंदर आएगा। जब वो बाहर से अंदर नहीं आएगा तो जो हमारी एसिटाइल कोलिन है ना, वो जल्दी रिलीज़ नहीं होगी यहाँ पर। जैसे ही कैल्शियम का लेवल ना अचानक से हाई होता था ना, तभी एसिटाइल कोलिन ना इन वेजिकल से निकलता था। जब कैल्शियम का चैनल ही ब्लॉक है, कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा, तो एसिटाइल कोलिन आराम आराम से रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से स्लो हो जाएगी दोबारा से। और ये भी किस में हो रहा है, मसल में हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि हमारे पास इट इज़ एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं अगेंस्ट प्री साइनेप्टिक कैल्शियम। ये होता है हमारे पास प्री साइनेप्टिक कैल्शियम, ना भी लिखो यहाँ पर, याद है ना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पढ़ते थे, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता था दरमियान में, FSC की बात है। लीडिंग टू डिक्रीज एसिटाइल, मतलब एसिटाइल कोलिन अब बहुत कम रिलीज़ होगा और मसल वीकनेस हो जाएगी। तो अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर आप मसल्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाओ ना, तो ये इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रूव्स विद यूज़। ये ऐसे वैसे मैंने एडिशन किया है, लेकिन आप ना भी याद करो, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर याद रखो, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बन रही हैं ऐसी प्रोटीन्स की जो कैल्शियम चैनल्स बना रहे हैं। कैल्शियम चैनल्स नहीं बनेंगे तो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, एसिटाइल कोलिन कम रिलीज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड द लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। अच्छा, अब मैं इन चारों डिजीज़ में से अगर ये बताऊँ ना, जो UHS में आई हुई है वो मायस्थीनिया ग्रेविस आई हुई है, तो आप स्किप ना करना। वैसे तो मोस्टली ये आई हुई है, वरना गॉलियन बेरी सिंड्रोम भी आता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आती है। यहाँ तक हमने न्यूरॉन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ थी हमने पढ़ लिया, जो सिर्फ न्यूरॉन को टारगेट करी थी, सिर्फ एक ऑर्गन को टारगेट करें, हमारे सिर्फ न्यूरॉन्स को टारगेट कर रही हैं, ठीक है। और नर्व इम्पल्स स्लो हो रही थी। अब हम चलते हैं अपने ना, थायराइड ग्लैंड किसी ने पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है, वहाँ चलते हैं। क्रॉनिक थायरोडाइटिस पढ़ते हैं, और हमारे पास एक और डिजीज़ है यहाँ, ग्रेव्स डिजीज़। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड जो डिजीज़ है ना, अब वो हम रीड आउट करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अच्छा, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाते हैं और उसके साथ हमने 4 डिजीज़ अब तक जो वाइंड अप किया ना, उसको रिवाइज करते हैं। MS पढ़ा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा, गॉलियन बायर सिंड्रोम पढ़ा, फिर हम MG पर आए, मैस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा, फिर हमने LMS से याद किया, LEMS, लैम्बर्ट ईटन मैस्थेनिक सिंड्रोम भी कहते हैं, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये चारों डिजीज़ हमारे न्यूरॉन से थी। पहली जो थी वो माइलिन शीट से थी, और फिर जो है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से थी, फिर कैल्शियम के चैनल से थी, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व इम्पल्स स्लो जा रही थी। अब आ गए हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे नेक में होता है, जो कि हमने FSC में ही पढ़ा था थायराइड ग्लैंड का, कि बेटा थायराइड जो ग्लैंड है उसमें है, वो बनाता है हार्मोन्स T3 और T4, ठीक है। और उसको सिग्नल कौन देता था, TSH हार्मोन रिलीज़ होता था हमारे पैराथायराइडिज्म से। पिट्यूटरी ग्लैंड था जो कि हमारे पास रिलीज़ करता था TSH, और TSH एक्ट करता था थायराइड ग्लैंड पे, और वो T3 और T4 रिलीज़ करता था हार्मोन्स। ये ना हम FSC में पढ़ाए थे। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता था, उसका एंटीरियर लोब होता था और पोस्टीरियर लोब होता था। जो एंटीरियर लोब होता था वो 6 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा था, जिसमें एक TSH भी होता था, और TSH थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता था, और वो T3 और T4 रिलीज़ कराता था। अब क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन हम पढ़ते थे, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, और एक पढ़ते थे हम हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें क्या है कि हाइपो मतलब कम हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, मतलब T3 और T4 बॉडी में कम हो जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म T3 और T4 बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। फिर जो हम हाइपो और हाइपर पढ़ते थे ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ डिजीज़ को वैसे याद करोगे तो वेल एंड गुड, वरना ये आपके लिए अजाब भी बन सकते हैं। अच्छा, हाइपर थायराइडिज्म जो था ना, उसमें हम लोग ना एक ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ते थे, मतलब ऐसी बॉडी में ही खुद ब खुद आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया। और आपको पता है मोस्टली इस टाइम पाकिस्तान में, एशिया कंट्री में ना, हाइपरथायराइडिज्म वुमन में बहुत ज़्यादा है। याद रखना, वो वुमन में मेरे इस टाइम मेरी फैमिली में 3 पेशेंट्स हाइपरथायराइडिज्म की हैं। हाइपो कम होता है, हाइपर ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो आपके ना, मैं आपको अगर आगे रीज़न बताती हूँ, लेकिन उसके अलावा ऑटो डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़, कब्र से याद कर लो, ग्रेव डिजीज़। और हाइपोथायराइडिज्म में जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं हाशीमोटोज़ थायरोडाइटिस, मोटो से याद कर लो, मोटो, हाशीमोटोज़ थायरोडाइटिस।
इसका दूसरा नाम क्रॉनिक थायराइडाइटिस भी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको ये पहले पता होना, जो ग्रेव डिजीज़ है उसमें हाइपरथायराइडिज्म हो रही है और इसमें हाइपोथायराइडिज्म हो रही है। अब इस जो हाइपरथायराइडिज्म है ना, उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बन रही हैं? असल में ना ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो टीएसएच की तरह होती हैं, मतलब टीएसएच की। अब ये मेरे पास ना थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, नेक में फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है, तो ना आप ना यहाँ रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं टीएसएच हार्मोन के लिए, कि यहाँ आकर टीएसएच लगेगा और हम लोग T3 और T4 ना ब्लड में रिलीज़ कर देंगे, मतलब सिग्नल होता है ना, टीएसएच आके लगेगा तो ही। अब ना होता क्या है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो टीएसएच की तरह होती हैं शक्ल में, और वो जाके रिसेप्टर्स के ऊपर ना ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो आके ना लग जाती हैं, और हमारे हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऐसे लगता है कि टीएसएच आया हुआ है, वो कहता है टीएसएच आया हुआ है, जल्दी से T3 T4 रिलीज़ करो। अब वो एंटीबॉडीज़ तो हिलने नहीं रही अपनी जगह से, ये T3 T4 रिलीज़ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए, तो इसको कह रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म, और उस बंदे को ग्रेव डिजीज़ हो जाएगी। मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि टीएसएच की शक्ल की हैं और वो जाके उन रिसेप्टर्स पे लग गई हैं, और उस बंदे को हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही है। अब जो हाइपोथायराइडिज्म होता है ना, हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस, उसमें क्या होगा, T3 T4 कम रिलीज़ होगा, कम रिलीज़ होगा, और इसमें क्या हो रही है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में हमारे पास जो I2 और I3 जो आयोडीन होती है ना, उसके साथ ना एक प्रोटीन होती है थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन मिलकर ना T3 और T4 बना रहा होता है। अच्छा, सिग्नल टीएसएच दे रहा होता है कि टीएसएच आके लगेगा और ही T3 T4 रिलीज़ होगा, लेकिन जो अंदर T3 T4 बन रहा है ना, वो I2 I3 थायरोग्लोबुलिन के साथ मिल रहे हैं और T3 T4 बना रहे हैं। अब ऐसी और एक एंजाइम होता है, वो उसकी मदद से अब ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो आके इस प्रोटीन को डैमेज कर रही हैं। जब ये प्रोटीन ही ख़त्म हो गई है तो T3 T4 बनेगा ही नहीं, चाहे टीएसएच आके सिग्नल दे रहा है, T3 T4 नहीं बनेगा, और बॉडी में T3 T4 की कमी हो जाएगी, और उस बंदे का हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस हो जाएगा। इधर तक क्लियर रखो अपना कंसेप्ट कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हम दो डिजीज़ पढ़ रहे हैं, एक क्रॉनिक थायराइडाइटिस जिसको हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस कह रहे हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं हाइपरथायराइडिस की डिजीज़ जिसको हम ग्रेव डिजीज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रेव डिजीज़ थी, इसमें हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर ग्रेव डिजीज़ में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो थायरोट्रोपिन रिसेप्टर्स, क्या कौन रिसेप्टर्स का नाम है, थायरोट्रोपिन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो रही हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो रही हैं, और वो स्टिमुलेट कर रही हैं थायराइड ग्लैंड को कि थायरॉक्सिन रिलीज़ करो। थायरॉक्सिन क्या है, T3 और T4 को ही हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि थायरोट्रोपिन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो रही हैं। बस इतनी बात याद रखो कि ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि थायरोट्रोपिन रिसेप्टर के साथ, मतलब TSH की तरह शक्ल की हैं, और वो जाके उन रिसेप्टर्स पे अटैच हो रही हैं, और थायराइड ग्लैंड को लग रहा है कि हमने T3 T4 रिलीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द ग्रेव्स डिजीज़। अब आ जाओ क्रॉनिक थायराइडाइटिस, जिसको हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि थायरोग्लोबुलिन, कौन सी है, प्रोटीन है जो कि I2 I3 के साथ मिलकर T3 और T4 बना रही है। मतलब उस प्रोटीन को और उस एंजाइम को जो बना रहा है थायराइड पेरोक्सीडेज, वो एंजाइम, उनको डैमेज किया जा रहा है, तो T3 T4 कैसे बनेगा? और मुझे एक बात बताओ, अब ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ना हमारे पास I2 और I3 होता है, और वो ना थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से ना मिलकर ना हार्मोन बना रहे होते हैं T3 और T4, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। अब ये दोनों मिलकर ना T3 और T4 बना रहे हैं, जिसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, T4 को हम थायरोक्सिन नाम भी देते हैं। अच्छा, अब ना इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम्स की ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो इस प्रोटीन को आके डैमेज कर रही हैं और इसको डैमेज कर रही हैं, तो क्या थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। और याद रखना, जब भी किसी चीज़, कोई इंसान हो, हम इंसान है ना, अगर मैं ऐसी पर्सन हूँ और मैं पढ़ना छोड़ दूँ, मैं, कुछ लोग होते हैं ना जो, जिनको हम कहते हैं दुद्ध है, दुद्ध इन द सेंस उनको कुछ याद नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया होता है। वैसे मैं कभी स्टोरी बताऊँगी कि मैं भी लाइक बच्चा नहीं थी कभी ज़िंदगी में। तो 8th क्लास तक मैंने आज तक अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया था, और जब मैं 9th में आई थी ना, तो मुझे याद बिल्कुल भी, मतलब मुश्किल होता था। तो मेरी एक फ्रेंड थी,
और उसने मुझे याद करने का तरीका बताया था। मतलब इन द सेंस कि अगर आप ब्रेन को भी इस्तेमाल करना छोड़ दोगे ना तो ब्रेन भी आपका काम करना छोड़ देगा। अगर मैं अपनी बॉडी से फिज़िकल एक्टिविटी को हटा दूँ, जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं जिम स्टार्ट करो। तो सेम इन द सेंस अगर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड T3 T4 बना ही नहीं पा रहा, तो वो थायराइड ग्लैंड की फिब्रोसिस हो जाएगी, मतलब वो डेड हो रहा है। जब उसकी फिब्रोसिस होती है तो हमारी बॉडी में टी हेल्पर 1 सेल्स आते हैं और साथ में साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स आएंगे और इसको आकर डैमेज करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस इतनी सी बात की है। इस लाइन का ये मतलब है कि ना इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रॉनिक थायरोडाइटिस। इसलिए तो कह रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन टी हेल्पर 1 और साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की वजह से ना जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। पहले वो मरना शुरू होगा, फिब्रोसिस होगी तो ये दोनों सेल्स आएंगे और वहाँ इन्फ्लेमेशन करेंगे। क्यों इन्फ्लेमेशन करेंगे ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, ना भी याद करो, इट्स ओके। तो अब आपको 2 डिजीज़ हो गई थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। अब मैं थोड़ा म्यूज़िक लगा रही हूँ और आप थायराइड ग्लैंड की जो 2 हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म है ना, उनकी डिजीज़ को रिवाइज। जो हमने हाइपरथायराइडिज्म पढ़ी उसमें ग्रेव डिजीज़ पढ़ी, और जो हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा उसमें हमने हाशिमोटोज़ थायरोडाइटिस पढ़ा। उसमें हमने रिसेप्टर की बात की थी। रिसेप्टर का नाम था थायरोट्रोपिन रिसेप्टर, और जो क्रॉनिक थायरोडाइटिस जिसको हाशिमोटोज़ थायरोडाइटिस, उसमें एक प्रोटीन और एंजाइम की बात की थी। ठीक है, यहाँ तक हमने 2 डिजीज़ थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड वाइंड अप कर ली, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कौन से हार्मोन पे, इंसुलिन हार्मोन पे। अब आप डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस 2 ये क्यों होती है। सबसे पहले हमने न्यूरॉन से रिलेटेड पढ़ लिया, हमने थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन से रिलेटेड पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा हुआ था डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस 2। अब ये तो बच्चे को पता होगा। जो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 होती है उसमें क्या होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट इंसुलिन डेफिशिएंसी। मतलब ऐसी इंसुलिन की इंसुलिन बन ही नहीं रही, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन की इंसुलिन है पड़ी लेकिन इंसुलिन यूज़ नहीं हो रही, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। अच्छा, अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि डायबिटीज़ मेलाइटस 1 हमारे माशरे में ज़्यादा होती है या डायबिटीज़ मेलाइटस 2, तो हमेशा इस बात को याद रखना, डायबिटीज़ मेलाइटस 2 जो होती है ना उसकी अक्रंस 85 to 90% है और इसकी 10 to 20% है। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस 1 के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इंसुलिन की इसमें रेजिस्टेंट होती है। ये बच्चों में होती है। जो आजकल आप लोग सुन रहे हो ना, जो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 हो रही है, बच्चों को शुगर हो गई है स्टार्ट में ही, तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस 1 होती है, उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस 2 है, दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब दोनों में ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। लेकिन दोनों का मैकेनिज़्म कैसे चेंज है, एक तो हम लोगों ने ना हर जगह ही डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और 2 पढ़ी हुई है। मैंने जिस तरीके से याद किए, मैं ना कहीं पर भी मेरा टॉपिक आ जाए, CP में आ जाए या इम्यूनो में आ जाए या किसी भी सब्जेक्ट में, फिजियोलॉजी में आ जाए, तो हमेशा मेरा यही रहा है कि मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और डायबिटीज़ मेलाइटस 2 को कंपेयर किया है। और मुझे पता है कि इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। इसमें हम इसको दूसरा नाम देते हैं रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। ये मैंने इसका भी बताती हूँ आगे। ठीक है, वैसे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर ना भी याद करो इट्स ओके। लेकिन इतना याद रखो, इसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही, लेकिन इसमें इंसुलिन है पड़ी, मगर वो रेजिस्टेंट है, काम नहीं कर सकती। और हमारी जो माशरे में ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ मेलाइटस 2 होती है। इसका कॉज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। ये क्यों होती है, या तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। किसके खिलाफ बनेंगी, पहले डायबिटीज़ मेलाइटस 1 की बात सुनो। डायबिटीज़ मेलाइटस 1 में आपको पता है इंसुलिन कौन बना रहा होता है, पेनक्रियाज बना रहा होता है। FSC के लेवल में हमने पढ़ा था, पेनक्रियाज में होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हमने पढ़ा था, जो कि हार्मोन्स, उसमें 2 हमने सेल्स पढ़े थे, एक बीटा सेल्स पढ़ा था और हमने एक अल्फा सेल्स पढ़ा था। जो बीटा सेल्स था वो इंसुलिन बनाता था और ये बनाता था ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन से हमारा ताल्लुक नहीं है, अभी इंसुलिन से ताल्लुक है। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में जिस बच्चे को ना बचपन से शुगर हो जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, या तो वो बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं कि बीटा सेल इंसुलिन बना ही ना पाए, या वो क्या करती हैं, इसमें ना एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है बीटा सेल को इंसुलिन बनाने में। उस एंजाइम का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। एक मिनट, नाम देख लूँ मैं।
ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज या फिर ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। दो मेन हमारी जो इम्यूनो है इसमें दो मेन रीज़न है लिखी हुई है, या तो इंजाइम के खिलाफ ऑटो, मोस्टली इंजाइम के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी और इंसुलिन नहीं बन पाएगी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 हो जाएगी, ठीक है। और या फिर बीटा सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, दो, लेकिन वैसे तीन होती हैं। एक आइलेट्स ऑफ बी सेल्स के मतलब बीटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, या इंसुलिन के अपने खिलाफ, मतलब इंसुलिन बनी हुई है और उसको ही मार देंगी, ख़त्म कर देंगी। या फिर ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट या टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं जो कि इंसुलिन की इंसुलिन क्या प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड, या तो अमाइनो एसिड को डैमेज कर देते हैं। वैसे 4 रीजंस होती हैं, लेकिन जो इम्यूनो है उसमें उन्होंने कहा हुआ है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 है ना उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, टी सेल्स ऐसी एंटीबॉडीज़ बनवाएगा जिसमें क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आइलेट सेल्स मतलब बीटा सेल्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, या फिर ऑटो एंटीज बनेंगी हमारे किसके खिलाफ, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज के खिलाफ, या इंजाइम के खिलाफ या सेल्स के खिलाफ। इवन इंसुलिन के खिलाफ भी बन सकती हैं और अमाइनो एसिड के खिलाफ भी बन सकती है। मैंने वैसे 4 रीजंस आपको बता दिया, आप 4 रीज़न लिखोगे कोई आपका रॉन्ग नहीं करेगा, बल्कि ये हाई फाई नॉलेज है, ताकि आपका कभी भी जब डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 पढ़ो ना तो आप लोगों के कंसेप्ट यूँ डगमगाए ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में हमारे पास पेनक्रियाज जो है उसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा सेल्स है ना वो इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन प्रेजेंट है ब्लड में आई हुई है। लेकिन आपको पता है इंसुलिन का क्या काम होता है, वो क्या करती है, हमारे सेल में हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है C6H12O6। इंसुलिन का काम है इस ब्लड से ग्लूकोज को उठा करना अंदर सेल में डाले ताकि सेल उसको यूज़ करे। लेकिन यहाँ हमारे सेल के बाहर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 है जो कि मोस्टली हमारे माशरे में है, ज़्यादा अक्रेंस इसी की है डायबिटीज़ मेलाइटिस 2। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है पड़ी ब्लड में, ग्लूकोज भी है पड़ा, लेकिन इन रिसेप्टर्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और इंसुलिन दस्तक देती है लेकिन उसको एंटर नहीं हुआ जाता, ब्लड सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ जाता और ग्लूकोज भी एंटर नहीं होता। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 हो जाएगी। आप फिर ना उस बंदे का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर इवन आपको उसको मज़ीद इंसुलिन दोगे ना, उसको इंसुलिन उसकी बॉडी में मज़ीद आप नहीं दोगे, उसको इंसुलिन थेरेपी नहीं दोगे। ये बात भी छोड़ दो अभी, तो बस इतनी बात याद रखो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 क्यों हो रही है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, इसका दूसरा नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस 2। इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो गई है, क्यों, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ बनी हुई है इंसुलिन के रिसेप्टर्स के खिलाफ। बस इतनी सी बात याद रखो, दैट इज़ मोर देन इनफ। डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 और 1 और 2 भी हो गया आपका। अब हमने मतलब 2 हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, एक हमने थायराइड ग्लैंड में जो T3 T4 उसकी पढ़े, और पेनक्रियाज जो हार्मोन उससे रिलेटेड हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ देखी है। अब हम एनीमियास, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ग्रैनुलोसाइटोपिनिया पढ़ते हैं। एनीमियास क्या होता है कि जिसकी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही हो, खुद ब खुद रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, पीनिया से हमने हमेशा याद रखा हुआ है, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहते हैं, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स की खुद ब खुद प्लेटलेट्स का डिक्रीज़ हो जाना, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना जो प्लेटलेट्स को डैमेज करें, ऐसी एंटीबॉडीज़ बने जो रेड ब्लड सेल को डैमेज करें और उस बंदे को एनीमिया हो जाए। ये हमारे पास है। वैसे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखो MCQs के लिहाज से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर पूरा कैसे हो रहा है कि उस बंदे में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो प्लेटलेट्स को जाकर डैमेज कर देती है। मतलब प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर जाके ऐसी एंटीबॉडीज़ लगेंगी और प्लेटलेट्स को डैमेज कर देंगी, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। और इसमें मोस्टली होता कैसे है, न्यू एंटीजन, ये MCQs आ सकता है। न्यू एंटीजन क्या है, हमने लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से जब इम्यूनो स्टार्ट की थी ना तो हमने हेप्टीन्स के बारे में पढ़ा था। डू यू नो अबाउट हेप्टीन्स। हेप्टीन्स क्या होता था, ऐसी ड्रग्स जो कि आपकी ना ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती थी। मतलब अगर किसी इंसान ने ना पेनिसिलिन ले लिया या सिफेलोथिन ले लिया, टेट्रासाइक्लिन ले लिया या सल्फोनामाइड्स ले दिया, मतलब इस टाइप की कोई भी ड्रग ली ना, इस टाइप की कोई भी ड्रग, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो हेप्टीन के तौर पे काम करेगी और प्लेटलेट को ऐसे शो करेगी, प्लेटलेट के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी और प्लेटलेट को ऐसे शो करेगी कि मैं बाहर से आया हूँ, और आपकी बॉडी समझेगी ये तो प्लेटलेट मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है। मतलब ऐसी ड्रग, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन लिया, ये प्लेटलेट्स मेरी बॉडी में पड़े हैं, वो जाके ना इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगी वो ड्रग,
ठीक है। और मेरी बॉडी को लगेगा हाँ ये तो बाहर से आई हुई चीज़ है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगी, तो उस प्लेटलेट को भी साथ डैमेज हो जाएगी और वो बंदे को प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। ऑटो इम्यून हिमोलिटिक इनीमिया में ऐसी ड्रग्स, वो यहाँ पर भी सेम ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगी और ऐसे शो करेंगी हम बाहर से आए हैं। तो ऐसे बंदे को क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, हिमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। अच्छा, अब पर्नीशियस अनीमिया, ये एमसीक्यूज आता रहता है, ये जैसे बच्चों को पता होगा। पर्नीशियस अनीमिया हमने हीमाटोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि स्टमक में हमारे पास इंटरिजिक फैक्टर होता है, जो कि हमने एफएससी में भी पढ़ा था। एफएससी में ना हमने एंट्री टेस्ट में ये बात पढ़ी थी। इंटरिंसिक फैक्टर होता है कि विटामिन B12 होता है हमारे पास, जो कि ना हमारे ना जो रेड ब्लड सेल है ना उनको बनाने के लिए विटामिन B12 और विटामिन B9 फोलिक एसिड, ये हमें ना ज़रूरत होता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। और जिस इंसान में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है जो इस इंटरिंसिक फैक्टर को डैमेज कर देती है। इंटरिंसिक फैक्टर का स्टमक में क्या काम होता है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन कराता है। और अगर आपकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो इंटरिंसिक फैक्टर को डैमेज कर देंगी, तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा और रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, उस बंदे को पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट है, इसको एमसीक्यूज़ के तौर पे याद करो, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब तक हमने ये सारी डिजीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप करी है जो सिर्फ एक एक ऑर्गन को टारगेट कर रही हैं। अभी वो मल्टीपल ऑर्गन्स को टारगेट नहीं कर रही। अभी जो हम पढ़ेंगे ना SLE, रेमेटिक फीवर, ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती हैं। यहाँ तक हमें बहुत क्लियर हो गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हम उसमें। अब आ जाते हैं हमारे पास, हमने यहाँ तक पढ़ ली 6 डिजीज़ पढ़ ली, तरतीब से नहीं पढ़ी लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है वो 6 डिजीज़ पढ़ ली हैं। अब पढ़ेंगे हम पेम्फाइगस, सिलिक डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IgA नेफ्रोपैथी एंड पेसोरियासिस। अच्छा, अब इसको लिए ना मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन एक ही दिन लेना, ये भी आसान सी है, 2 मिनट का काम है। अभी वाइंड अप कर लेते हैं टॉपिक को। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और एक मज़े की बात बताऊं, ये मैंने ना पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था, ये मुझसे डिलीट हो गया था। और एक साइटोकाइंस वाला लेक्चर और एक ये वाला और एक ना दरमियान में नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा, लास्ट वाला, उसमें भी मेरा एक टॉपिक है दरमियान से, वो लेक्चर मुझसे डिलीट हो गया था। अब क्योंकि बच्चों का माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा था, तो सब कह रहे थे साइटोकाइंस वाला भी रिकॉर्ड करें दोबारा। तो अब मैंने कहा पहले ये रिकॉर्ड कर लूँ जो एंड वाले लेक्चर्स हैं, साइटोकाइंस वाला मैं तसल्ली से करूँगी। अभी मैं और मतलब अपनी भी प्रॉफ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बिज़ी था। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ।